नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। आज पढ़ेंगे बहते द्रव की ऊर्जाएं। हमारा एक स्टूडेंट है जिसने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था कि बर्नौली प्रमेय पढ़ा दीजिए। तो बर्नौली प्रमेय पढ़ने से पहले इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो बर्नौली प्रमेय बहुत आसानी से समझ आएगा। हालांकि मैं डायरेक्टली भी बता सकता था बर्नौली प्रमेय को, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक है, मतलब इसको समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्रम से चलते हैं। चलिए इसको पहले बता देते हैं, फिर इसके बाद अगला वीडियो बर्नौली प्रमेय पर ही आएगा। तो चलिए देखते हैं बहते द्रव की ऊर्जाएं क्या होती है। तो बहते द्रव की तीन ऊर्जाएं होती हैं। एक होता है गतिज ऊर्जा, दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा होता है दाब ऊर्जा। तो पहली ऊर्जा हम देखेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा से स्पष्ट है कि द्रव में जो उसकी गति के कारण ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई द्रव है जो कि इस पात्र में भरा हुआ है, जिसका द्रव्यमान क्या है, m द्रव्यमान का द्रव है। ठीक है, इस पात्र में उसमें हम P दाब लगाते हैं। कितना दाब लगाते हैं, P प्रेशर लगाते हैं, तो वो ऐसे नीचे की ओर v वेग से गति करने लगता है। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, m द्रव्यमान का द्रव है जो कि इस पात्र में भरा है, हम उसमें P प्रेशर लगाते हैं तो वो v वेग से गति करने लगता है। तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, k बराबर 1/2 mv²। इतना आप सभी को पता होगा, ये होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, अब तीन प्रकार से गतिज ऊर्जा निकालेंगे। एक निकालेंगे एकांक द्रव्यमान के रूप में, दूसरा निकालेंगे एकांक आयतन के रूप में, और तीसरा निकालेंगे एकांक भार के रूप में। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए एकांक द्रव्यमान के रूप में लिखता हूं। एकांक द्रव्यमान के रूप में क्या निकालेंगे, रूप में क्या चीज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। क्या निकाल रहे हैं, गतिज ऊर्जा। देखिए एकांक द्रव्यमान के रूप में, तो इसको के बोले थे, इसको चलिए K1 बोल दीजिए। ठीक है, K1 बोल दिए, नाम दे दिए बस, बाकी कुछ नहीं है। क्या है यहाँ पर, 1/2 mv²। अब किसके रूप में निकाल रहे हैं, एकांक द्रव्यमान के रूप में। तो ये जो द्रव है उसका द्रव्यमान क्या है, मान लीजिए m है, मैं पहले ही बताया था, m उसका द्रव्यमान है, p उसमें प्रेशर लगाए तो v वेग से वो क्या करने लगा, गति करने लगा। ठीक है, जिसका आयतन क्या था v और घनत्व क्या है रो। इसको अभी और आगे बढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझ आएगा। तो एकांक द्रव्यमान के रूप में निकाल रहे हैं तो द्रव्यमान से भाग दे दीजिए, समझे बात को। तो देखिए द्रव्यमान से द्रव्यमान m से m कटेगा, कितना बचा, 1/2 v²। क्या निकला ये, K1। मतलब एकांक द्रव्यमान के रूप में ये हमारा गतिज ऊर्जा निकल गया। अब निकालेंगे एकांक आयतन के रूप में। चलिए देखते हैं, मिटाता हूं इसको। ठीक है, इधर लिख रहा हूं, लाइन खींच रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक है, इस किसके रूप में निकालें, एकांक द्रव्यमान के रूप। इतना तो मिटाया हूं, आप स्क्रीनशॉट कर लेना, उतना तो समझ जाओगे। अब निकालेंगे किसके रूप में, एकांक आयतन के रूप में। ठीक है, आयतन के रूप में। तो एकांक आयतन के रूप में इसको K1 बोले थे, तो इसको बोल दीजिए K2। क्या निकाल रहे हैं, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा होता है 1/2 mv²। सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब एकांक आयतन के रूप में निकाल रहे हैं तो इसका आयतन मान लीजिए क्या है, v है, और घनत्व क्या है, रो है। p नहीं है ना, ये रो है इसका घनत्व इस द्रव का, और आयतन क्या है, v। तो हम एकांक आयतन के रूप में पढ़ रहे हैं, तो आप क्या लिख दीजिएगा यहाँ पर, आयतन बट्टे में आयतन। ये देखिए ये जो v है, स्मॉल v है, वो वेग है, और ये कैपिटल V क्या है, आयतन। ये मैं बराबर बराबर करके जो लिखा हूँ ऐसे आप एग्जाम में नहीं लिखना, ये जो लिखा हो उसको आप थ्योरी में लिखना, जो मैं अभी बोल रहा हूँ। ठीक ना, क्या लिखना, एक द्रव है जिसका m द्रव्यमान है, ठीक, P दाब लगाने से वो v वेग से गति करने लगता है,
रो उसका घनत्व है और v उसका आयतन है, सब उसकी गतिज ऊर्जा इतना। ऐसे करके बनाना क्या है, कोई बहुत बड़ा कठिन चीज नहीं है। अब देखते हैं आगे, क्योंकि एकांक आयतन के रूप में पढ़ रहे हैं तो आयतन का भाग 2 दे दिया, आयतन का भाग। तो हम क्या जानते हैं, m क्या है द्रव्यमान और v क्या है आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन किसका सूत्र होता है, घनत्व का। किसका सूत्र होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान क्या है, द्रव का m, आयतन क्या है कैपिटल V, जो किसके बराबर होता है, घनत्व के बराबर। घनत्व को क्या बोले हैं, रो बोलेंगे। तो इसके जगह क्या लिख दोगे, रो लिखोगे कि नहीं रो लिखोगे, लिखोगे। तो क्या हो जाएगा 1/2 m v के जगह क्या लिखोगे, रो ऐसे है ना, m भी नहीं है रो है ऐसे, v स्क्वायर क्या निकल गया ये k2। एकांक आयतन के रूप में हम क्या निकाल लिए, ये गतिज ऊर्जा निकाल लिए। इसको मिटाओ, चलिए मिटाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट करते जाना, ठीक, मिटा रहा हूँ। आगे देखिएगा, बहुत इजी आसान सरल सटीक मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम आसानी से सरल समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, तो बहुत ध्यान से आप देखते जाइएगा। आगे देखिए, हम निकालेंगे एकांक आयतन के रूप में निकाल लिए, अब निकालिए एकांक भार के रूप में, ठीक है। तो एकांक भार के में क्या निकाल रहे हैं, गतिज ऊर्जा, इसको बोल दीजिए K3। भार, एकांक भार के रूप में गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा होता है 1/2 mv²। भार मतलब क्या समझे, किसी वस्तु का भार कैसे होता है, mg होता है, mg से भार को प्रदर्शित करते हैं। m होता है द्रव्यमान, g होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो बट्टे में क्या लिखोगे, भार है तो mg। समझ आया कि नहीं आया, एकदम सिंप्लीफाई करूंगा, इसको आसानी से समझाऊंगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, mv² लिख सकते हो आप इसको, ये ऊपर वाला 1 से गुणा होगा उतना ही आएगा, बट्टे में क्या है 2। बात को समझना यहाँ पर, देखिए ये बट्टे में है, फिर ये बट्टे में है, तो यहाँ पर बट्टे में कुछ नहीं है, मतलब बट्टे में आप 1 लिख सकते हो ना। यहाँ बट्टे में तो कुछ नहीं है, मतलब बट्टे में आप 1 लिख सकते हो। देखो तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 से गुणा होगा इसका तो क्या हो जाएगा mv², बट्टे क्या है 2, फिर बट्टे क्या है mg, फिर mg के बट्टे 1 है, बट्टे का बट्टा भाग का भाग, तो ये पलट जाएगा, नीचे वाला कहाँ चले जाएगा, ऊपर, 1 ऊपर और mg नीचे। 1 क्यों लिखा, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 तो होता ही है। अब क्या होगा, m से m कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, कितना आएगा, इधर लिखता हूँ ना, m से m कटा, कितना बचा यहाँ, v का इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा v² होगा, 1 से गुणा होगा तो, और बट्टे में क्या बचा 2g। क्या निकला हमारा, ये क्या निकाल रहे हैं इससे, K3, ये निकला हमारा K3। किसके रूप में, एकांक आयतन के रूप में, ये हमारा गतिज ऊर्जा का वैल्यू निकल गया। इसके बाद स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, चलिए इतना आप पहले स्क्रीनशॉट करिए। चलिए आगे देखते हैं, द्रव की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो स्थितिज ऊर्जा आप जानते होंगे, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण, या फिर उसको दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर होने के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी सतह है, जिस पर ये पात्र रखा हुआ है, जिस पे द्रव है, और इसकी पृथ्वी सतह से ऊंचाई कितना है h, समझ गए। तो इस ऊंचाई पर होने के कारण जो ऊर्जा होगा उसी को स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा को हम U से व्यक्त करते हैं, जो कि होता है mgh। mg उस वस्तु का भार, h पृथ्वी सतह से ऊंचाई। पहले भी ये चीज मैं पढ़ाया हूँ, नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट में जाओ, देखो क्या होता है गतिज ऊर्जा, क्या होता है स्थितिज ऊर्जा, मैं डेरिवेशन सहित बता चुका। प्लेलिस्ट में जाना, चैप्टर 6 वाले। अब इसको समझिए क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है वस्तु की, U बराबर mgh। क्या हो जाएगा, अगर h हाइट हो पृथ्वी सतह से द्रव की तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी mgh। अब निकालेंगे एकांक द्रव्यमान के रूप
में एकांक द्रव्यमान के रूप में, तो इसको क्या बोल दो आप, U1 बोल दो। तो बोल दिया मैं U1। क्या है यहाँ पर, mgh है, बटे द्रव्यमान मतलब m, उसका द्रव्यमान क्या है, द्रव का m है, तो m लिखो बटे में, क्योंकि एकांक द्रव्यमान के रूप में लिख रहे हैं। m से m कट जाएगा, क्या बचा, gh। एकांक द्रव्यमान के रूप में ऊर्जा कितना निकला, gh। अब आगे क्या निकालेंगे, एकांक द्रव्यमान के रूप में निकाल लिए, अब निकालिए एकांक आयतन, आयतन के रूप में। तो इसको बोल दीजिए U2, कितना हो जाएगा यहाँ पर, mgh स्थितिज ऊर्जा एकांक आयतन के रूप में, तो आयतन से क्या दीजिए, भाग, बट्टे मतलब भाग, ठीक है। कैपिटल V क्या है, आयतन है उसका। तो क्या जानते हैं हम, मैं आपको पहले ही बताया था, द्रव्यमान बटे आयतन यानी m बटे V का सूत्र क्या होता है, रो। द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व, लेकिन यहाँ पर क्या है, वही तो है, m बटे V है, तो यहाँ पर m बटे V के जगह क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, U2 बराबर इस m बटे V के जगह क्या हो जाएगा, रो। तो हो गया रो VH, किसके रूप में हो गया, स्थितिज ऊर्जा एकांक आयतन के रूप में। अब निकालिए एकांक भार के रूप, एकांक भार के रूप में, इसको U3 बोल दो, ठीक है। कितना होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है mgh, भार मतलब क्या, mg, बताया था ना भार होता है mg, तो इसके बट्टे में क्या लिखो, भार को लिख दो बट्टे में, यानी mg। तो देखो m से m कटा, g से g कटा, क्या बचा बाबू रे, h बचा। तो U3 यानी कि एकांक भार के रूप में स्थितिज ऊर्जा कितना निकला, h निकला। तीनों निकाल दिया मैंने, एकांक द्रव्यमान के रूप में, एकांक आयतन के रूप में, एकांक भार के रूप में। इसको कर लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे देखते हैं कौन सा ऊर्जा, दाब ऊर्जा। चलो स्क्रीनशॉट करो। चलिए अब समझते हैं कि बहते हुए द्रव की दाब ऊर्जा क्या होती है। तो दाब ऊर्जा क्या है समझिए, ये जो द्रव है, इस पात्र में द्रव भरा हुआ है, इसमें हम दाब इसलिए लगाते हैं ताकि वो गति कर सके। समझ गए इस बात को। तो हम इसमें दाब क्या लगा रहे हैं, P दाब लगा रहे हैं, किसमें, इस द्रव में, ताकि ये क्या कर सके, गति कर सके। और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पर। पिस्टन क्या होता है, पिस्टन समझिए, जैसे आप साइकिल देखे हैं, तो साइकिल में क्या भरते हैं हम, हवा भरते हैं। तो साइकिल में हवा भरने का जो पंप होता है, उसमें क्या लगा रहता है, पिस्टन लगा रहता है। तो जब हम प्रेशर देते हैं उस पंप को, तो पिस्टन नीचे जाता है, तो हवा भरता है, ऊपर खींचते हैं, फिर नीचे प्रेशर देते हैं, तो क्या होता है कि पंप द्वारा साइकिल में हवा भरता है। तो उसी प्रकार का पिस्टन मान लीजिए इसमें लगा है यहाँ पर। तो P दाब हम लगाए इस द्रव पर, जिसके कारण ये द्रव इस पिस्टन पर फोर्स लगाएगा। क्या फोर्स लगाएगा इस पिस्टन पर, ये द्रव लगाएगा F बराबर PA। कैसे, ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद। और इसका क्षेत्रफल क्या है, A। तो इसमें दाब क्या लग रहा है, द्रव में P, जिसके कारण ये इस पे फोर्स क्या लगाएगा, PA। क्यों, हम जानते हैं कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल हो रहा है। तो हमको निकालना क्या है, बल। हमको क्या निकालना है, बल। हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो द्रव है इस पिस्टन पर कितना फोर्स लगाता है। तो इस क्षेत्रफल को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, दाब गुणित क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, बराबर बल। ये इधर गुणा होगा, बराबर क्या हो जाएगा, बल होगा ना। तो दाब गुणित क्षेत्रफल बराबर बल। तो दाब क्या है, P है, और इस पिस्टन का क्षेत्रफल क्या है, A, जो कि इस फोर्स के बराबर होगा जो कि ये द्रव इस पिस्टन पर लगाएगा। समझ गए बात को, कितना फोर्स लगाया, DA।
तो अब उसमें फोर्स लगा के उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है। कौन? ये द्रव, इस पिस्टन को। तो हम इस पिस्टन को संतुलित करने के लिए कि ये बाहर ना फेंका जाए, हम इधर से भी फोर्स लगा देते हैं। समझ रहे हो? तो जितना फोर्स इधर से इधर लगा है ना इस पिस्टन पे, इधर से मतलब द्रव से इसमें लगा, उतना ही फोर्स हम इस पिस्टन पे बाहर से लगाएंगे, बाह्य बल, मतलब इधर से अंदर की ओर F लगाएंगे। कितना लगाएंगे? जितना उधर से लगा, उधर से कितना लगा? PA, तो इधर से भी लगाएंगे PA, ताकि ये संतुलित हो जाए। और इधर से फोर्स लगाए तो ये खसक के यहाँ पर पहुँच गया। कहाँ? पहले यहाँ था और यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोल दिए? X बोल दिए। समझ गए बात को? देखिए मैं बहुत डिटेल से बताता हूँ, क्यों? ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आप दूसरे लोगों का वीडियो देखिएगा तो हो सकता है उसका लेंथ छोटा हो, वो वीडियो छोटा बनाया हूँ, लेकिन शॉर्टकट में निपटाने के चक्कर में आपको समझ ना आए तो क्या मतलब? इसलिए मैं डिटेल से समझाता हूँ। यहाँ मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हर कोई अच्छा ही पढ़ाता है, लेकिन मैं डिटेल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए एक एक चीज़ बताता हूँ। तो इधर से फोर्स लगा इस पिस्टन पे, तो हम इसको संतुलित करने के लिए बाहर से भी फोर्स लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये संतुलित अवस्था में आ जाएगा और ये खसक के यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। कितना दूरी विस्थापन हुआ इसमें? X विस्थापन होगा। तो लिखिएगा, पिस्टन को X दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। आप ऐसे लिखिएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्या लिखिएगा? कि पिस्टन को X दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W। कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बल गुणित बल की दिशा में क्या होता है? विस्थापन। समझे बात को? तो बल कितना लग रहा है यहाँ पर? F, और विस्थापन कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक इसको विस्थापित किए, यहाँ से खसका के इधर लाए, कितना दूरी विस्थापित किए? X, तो X हो जाएगा। F का वैल्यू क्या है? PA, तो PA इंटू क्या हो जाएगा? X। ठीक है, अब देखिए ये जो A इंटू X है, ये A इंटू X है, उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? आयतन के बराबर, कैपिटल V। क्षेत्रफल गुणित विस्थापन बराबर होता है आयतन, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया V, है ना, जो कि किसका वैल्यू निकल जाएगा? कार्य का, उसको X दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो X दूरी विस्थापित करने में, पिस्टन को X दूरी विस्थापित करने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा वही इस द्रव की दाब ऊर्जा के तुल्य होगा। तो यही कार्य क्या लिखेगा? यही कार्य द्रव के दाब ऊर्जा के तुल्य होगा, तुल्य होगा। तो दाब ऊर्जा यानी कि P, तो P ये कार्य किसके बराबर होगा? इस दाब ऊर्जा के बराबर होगा। समझ गए? तो इस W की जगह क्या लिखेंगे? P, जिसका वैल्यू क्या है? PV। बात को समझे? तो यही हमारा जो चल गया दाब ऊर्जा। अब आगे क्या निकालेंगे? एकांक द्रव्यमान के रूप में। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ना, आप ऊपर में लिखिएगा पहले एकांक द्रव्यमान। अच्छा चलिए लिख देता हूँ। अब क्या निकालेंगे? एकांक द्रव्यमान के रूप में, एकांक द्रव्यमान के रूप में। इसको P बोले ना, तो इसको P1 बोल। ठीक है, तो एकांक द्रव्यमान के रूप में क्या हो जाएगा? PV। ये वेग वाला भी नहीं है, आयतन वाला कैपिटल V है, वेग वाला स्मॉल भी होता है। तो एकांक द्रव्यमान के रूप में क्या कर दो? द्रव्यमान बोल रहे हो तो द्रव्यमान क्या है इसका? M, तो M से क्या दे दो? भाग दे दो। अब हम क्या जानते हैं कि द्रव्यमान बटे आयतन है, यानी M बटे V का वैल्यू क्या होता है? रो, यानी कि घनत्व के बराबर होता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, V बटे M है, लेकिन यहाँ क्या है? V बटे M है। तो ये भी V बटे M है, तो ये रो कहाँ चल जाएगा? नीचे, 1 बटे रो हो जाएगा। द्रव्यमान बटे आयतन बराबर रो होता है, लेकिन यहाँ आयतन बटे द्रव्यमान है तो 1 बटे रो हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर P1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा P और यह हो जाएगा 1 बटे रो। तो ये P का 1 से गुणा होगा तो होगा P कितना होगा? P का 1 से गुणा होगा P बटे रो। तो हमारा क्या निकला?
हमारा दाब निकला एकांक द्रव्यमान के रूप में P/ρ। समझ गए। अब निकालेंगे एकांक आयतन के रूप में। इधर मिटा रहा, ये तो समझा दिया हमने, स्क्रीनशॉट कर ले रहा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। किसके रूप में देखेंगे? एकांक द्रव्यमान के रूप में देखें। अब देखेंगे एकांक आयतन के रूप में। समझ रहे हो ना, बहुत आसानी से इजीली से समझा रहा हूँ, धीरे धीरे। आप एकांक आयतन के रूप में क्या हो जाएगा? आयतन पूरा ये भी लेना, इसको बोल दो P2। क्या होता है? दाब ऊर्जा कितना निकालेंगे? PV। तो यहाँ लिखो P कैपिटल V है ना, आयतन यानी कि V कैपिटल V। तो V से V काट दो तो कितना निकला? P2 बराबर P, यानी कि एकांक आयतन के रूप में दाब ऊर्जा कितना निकला? P निकला। समझ गए। अगला निकालो, इधर लिख रहा हूँ ना, इधर एकांक आयतन के रूप में। अब निकालो एकांक किसके रूप में? भार के रूप, भार के रूप में। ठीक है, इसको P3 बोल दो। तो P3 बराबर क्या निकाले हैं हम? दाब ऊर्जा PV। तो यहाँ क्या लिखो? PV। भार यानी mg, तो बट्टे में क्या लिखो? mg। ठीक है, अब यहाँ आगे क्या हो जाएगा देखिए। मैं क्या बताया आपको? V/m, m/b हो तो रो होगा, लेकिन V/m हो तो क्या होगा? 1/ρ। क्या होगा? 1/ρ। तो यहाँ पर P है और V/m यानी कि 1/, कितना? रो। तो 1/ρ। इस V/m का वैल्यू है 1/ρ इंटू बट्टे में क्या है? जी है ना, यहाँ बट्टे में है तो वो भी 1/g लिखाएगा। अब कर दो इसको गुणा। P का 1 से गुणा होगा, फिर 1 से गुणा होगा तो P ही आएगा। ठीक, P ही आएगा। और ये रो का G से गुणा होगा तो रो G। ये हमारा किसका वैल्यू निकला? इतना। ये जो वैल्यू निकला हमारा वो निकला P3 का वैल्यू, मतलब एकांक भार के रूप में हमारा बहते द्रव की दाब ऊर्जा निकल गया। मैंने आपको तीनों समझा दिया, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जाता है। और इसको आप समझ गए तो आपको बर्नौली में बहुत ही आसानी से समझ आएगा। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, पास्कल का नियम। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इस वाले वीडियो पर क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।